बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमटीकैट 2023 के आज के सेशन में मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इससे प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट जिस पर नेट फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सलेरेशन में आ जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज आए। और न्यूटन का फेमस फार्मूला F=ma भी वहाँ पर हमने स्टडी किया और उसकी एप्लीकेशंस को भी देखा कि किस तरीके से वो अप्लाई होता है एमडीकैट के प्रॉब्लम्स के अंदर। सो आज हम बात करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ऊपर। ओके, सो न्यूटन के थर्ड लॉ में जो स्टेटमेंट है पहले उसको देख लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, क्या बताता है, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के लिए उसके पास वहां पर क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो जवाब में आप पर रिएक्शन करेगा। दिस लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेस टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर। ये लॉ हमें दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है फोर्सेस के थ्रू, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, अगर एक ऑब्जेक्ट ए किसी बी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, सपोज ये हमारे पास ये जो बच्चा है तस्वीर में, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ए कह देते हैं, और ये जो अर्थ है ये बी ऑब्जेक्ट, राइट। सो अगर ये ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट यानी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा, जैसे कि यहाँ पर वो लगा रहा है, ये बच्चा अपने इस पाँव के साथ, जो इसका लेफ्ट पाँव है, उसके साथ ज़मीन को देखें पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, ठीक है। सो ये एक्शन कर रहा है, किस पर कर रहा है, बी के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और नतीजे के तौर पर क्या होगा, ये जो बी ऑब्जेक्ट है यानी अर्थ, ये क्या करेगी, ये इस बच्चे के ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। और चूंकि बच्चा और ये जो स्कैटरिंग मशीन है, ये जो इसके ये दोनों का फिजिकल कंटेक्ट है, इसलिए नतीजे के तौर पर ये आगे की तरफ इस पर फोर्स लगेगी और ये रिएक्शन होगा और ये बच्चा आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं। ओके, सो अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ में, तो आप देखें कि द थर्ड लॉ एम्फसाइजेस दैट फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। हमेशा जो फोर्सेस होती हैं वो पेयर में अकर करती हैं, ठीक है। सिंगल आइसोलेट फोर्स कभी भी मौजूद नहीं है, ठीक है। हमेशा कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स होगी उसके मुकाबले में रिएक्शन की फोर्स भी वहां पर मौजूद होगी। यही जो अभी हम बच्चे की बात कर रहे थे कि वो ये स्कैटरिंग जो कर रहा था, तो ये बच्चा जो कि स्कैटरिंग कर रहा था, तो ये एक्शन कर रहा था किस पर, अर्थ के ऊपर, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा था और नतीजे के तौर पर खुद आगे की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। सो ये दोनों पेयर्स हो गए ना, ठीक, एक एक्शन का और एक रिएक्शन का, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं ये एक पेयर में आते हैं और ये दोनों इक्वल होती हैं इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन। These pairs of forces are known as action reaction forces. The action force and the reaction force are equal in magnitude. ये दोनों equal होती है मैग्नीट्यूड में and opposite in direction. So अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम इनको लिखें तो हम इनको with negative sign लिखें। ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि ये opposite direction, ठीक है। It is important to note that the action and reaction forces act on different objects. ये एक ऑब्जेक्ट पे कभी भी नहीं लगती, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे अर्थ और ये बच्चा जो है
ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, नॉट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई नहीं होती। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो वॉकिंग, व्हेन यू वॉक योर फुट पुशेस बैकवर्ड ऑन द ग्राउंड, जब भी आप वॉक करते हैं तो आप सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है और ये साहब इस पर वॉक कर रहे हैं, ओके। तो जब ये वॉक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इनकी पाँव जो हैं ज़मीन के ऊपर पीछे की तरफ एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और नतीजे के तौर पर ये खुद आगे की तरफ मूव कर रहे हैं ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द अर्थ। दूसरी एग्जांपल क्या है, रॉकेट प्रोपल्जन, रॉकेट जो ऊपर की तरफ मूव करता है, देखिए रॉकेट जो है ये रॉकेट जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो कैसे मूव करता है, नीचे की तरफ गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, एक्शन करती हैं, और नतीजे के तौर पर रिएक्शन उनका ऊपर की तरफ थ्रस्ट की सूरत में फील होता है, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। स्विमिंग के अंदर जब वाटर के अंदर स्विमिंग करते हैं तो जब स्विमिंग कर रहे होंगे तो जो स्विमर के हाथ हैं वो क्या करेंगे, वो पीछे की तरफ फोर्स लगाए, ठीक है, वाटर के ऊपर, तो एक्शन करेंगे वाटर के ऊपर, नतीजे के तौर पर ये साहब जो हैं ये आगे की तरफ मूव करेंगे, रिएक्शन। तो इन सारे केसेस में आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पर जब एक्शन होता है तो उसके नतीजे में रिएक्शन जरूर होता है, ठीक है। एक कंसेप्चुअल एग्जांपल की बात करते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है ये रोड पर मूव कर रही, ठीक है, और अचानक ये ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब ये स्टेशनरी हालत में है और इसको धक्का लगाना है, तो सोचिए कि क्या ये जो ड्राइवर है ये गाड़ी के अंदर बैठे बैठे क्या इसके ऊपर धक्का लगा सकता है, इसको आगे की तरफ मूव कर सकता है, अपने पैरों से जितना मर्जी इस गाड़ी को पीछे की तरफ धकेले, तो ये जो शख्स इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है ये इसको गाड़ी के अंदर बैठ के मूव फॉरवर्ड नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इस वक्त उस गाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। लिहाजा एक्शन और रिएक्शन का जो पेयर है वो हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो इसको क्या करना होगा, इसको बाहर निकलना होगा और बाहर खड़े होकर इसको फोर्स लगानी होगी, ठीक है। तो ये फोर्स लगाएगा बाहर निकल के, तो तभी, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगा, तो तभी ये इस पर फोर्स लगा सकेगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्शन और रिएक्शंस के, तो याद रखने हैं, व्हेन एवर यू अप्लाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, you should consider फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, इनको स्टूडेंट्स आपने भूलना नहीं है, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या हैं, नंबर 1 आपने याद रखना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन, यानी फोर्स किस पर लग रही है ये बात आपने आइडेंटिफाई करनी है। दूसरी चीज फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स लगा कौन रहा है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, आइडेंटिफाई द सिस्टम, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उस सिस्टम को आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना
कि ये बच्चा जो जो ड्राइवर इस गाड़ी में बैठा हुआ है तो गाड़ी का हिस्सा है, उस सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर किसी शख्स ने इस बात को नहीं पहचाना तो वो फिर न्यूटन्स के थर्ड लॉ को गलत तरीके से अप्लाई करेगा और उसका आंसर गलत आएगा। तो सिस्टम को देखना है कि सिस्टम कब है। अगर आप सिस्टम का हिस्सा हैं तो फिर न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई। विद इन दिस सिस्टम न्यूटन का थर्ड लॉ कभी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स का ये जो है वो मामला है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का मामला नहीं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एमडी कैट के हवाले से कि अगर आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं 1 kg, 2 kg और 3 kg का, ए बी सी हमने उनका नाम रख दिया, और उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 12 न्यूटन की लग रही है, ठीक है। हमें मालूम करना है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो ये है कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनका जो कंटेक्ट पार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिले हुए हैं बी और सी और ए और बी, इस जगह पर कंटेक्ट फोर्स कितनी है, यानी ए बी पर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये जो नीचे मैंने मेंशन किया। और इसी तरीके से याद रखें कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के मुताबिक अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो फिर बी ए पर भी उतनी ही फोर्स लगा रहा है, ये बी ए है, ठीक है। इसी तरीके से हम मालूम करेंगे कंटेक्ट फोर्स बिटवीन दी बी एंड सी ब्लॉक्स। तो बी के ऊपर जो सी फोर्स अप्लाई कर रहा है वो, और ये इक्वल होगी जो सी के ऊपर बी अप्लाई कर रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको ही हम कैलकुलेशन यहां पर करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, एफ नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एम यहाँ पे क्या है, सिस्टम का मास है, और सिस्टम 3 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, लिहाजा इन तीनों का जो मैस होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, एफ नेट फोर्स डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, ओके। नेट फोर्स इज 12 न्यूटन डिवाइडेड बाय मैसेस का ऐड करें तो 6 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया इसका एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन, ओके। अब अगर आप देखें तो ये जो तीनों ब्लॉक्स हैं जिनका मास डिफरेंट है लेकिन वो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है, और हमें उनका मास भी मालूम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन ए ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, और उसका मास 1 है, तो फिर एक दफा फिर ए ब्लॉक के ऊपर अगर आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं, एफ इज इक्वल टू एम सब ए इंटू ए, तो ए ब्लॉक का मास कितना है 1 और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो लिहाजा जो ए ब्लॉक है वो 2 न्यूटन की फोर्स जो है वो फील कर रहा है। ये जो 12 न्यूटन की लग रही है उसमें से 2 न्यूटन इसको महसूस हो रही है, ठीक है। और जो बी ब्लॉक है उसको कितनी हो रही है, 2 एक्सेलरेशन 2 उसका मास, तो ये 4 न्यूटन, और सी ब्लॉक जो है उसके ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स महसूस हो रही है, ठीक है। और टोटल फोर्स का जो सम है वो इसी अप्लाइड फोर्स की इक्वल होगा, 6 4 10 और 2 12, तो 12 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही थी और तीनों के ऊपर तकसीम होकर इस तरीके से ये उनको महसूस हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि इसका जो हमने निकालना है कंटेक्ट फोर्स, राइट। सो द फोर्स ऑन द ए ब्लॉक ड्यू टू द बी ब्लॉक, ये हमें मालूम करना है सबसे पहले, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ए ब्लॉक की, ठीक है, ये हमारा ए ब्लॉक है, तो इसके ऊपर जो अप्लाई हो रही है फोर्स वो कितनी हो रही है, बज़ाहिर तो उसके ऊपर 12 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी हमने कहा कि ये जो महसूस कर रहा है फोर्स वो कितनी कर रहा है, वो 2 न्यूटन की फोर्स महसूस कर। तो अगर 12 न्यूटन की फोर्स लगे और महसूस 2 न्यूटन की हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ऑपोजिट फोर्स लग रही है, ठीक है। और ये ऑपोजिट फोर्स जो है वो कितनी होगी, 12 में से यानी कितनी माइनस कर दी जाए तो 2 न्यूटन बचेगी, ठीक है। तो वो हमारे पास आता है 10 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि राइट साइड से 10 न्यूटन की फोर्स ए ब्लॉक पर लग रही है,
जिसकी वजह से वो नेट फोर्स 2 न्यूटन की महसूस कर रहा है। ठीक है, सो राइट साइड पे कौन है, राइट साइड पे बी है। सो बी ब्लॉक ए ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो 10 न्यूटन की कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो हमने ये फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बी ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही है ड्यू टू द सी ब्लॉक वो कितनी है। ठीक है, तो उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास है बी ब्लॉक और इसके ऊपर जो राइट साइड से फोर्स लग रही है वो तो हमें मालूम करनी है कि कितनी है, लेकिन लेफ्ट साइड से जो हमने मालूम की है अभी अभी कि ए के ऊपर बी ब्लॉक अगर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ब्लॉक पे ऊपर ए ब्लॉक फोर्स लगा रहा है वो भी 10 न्यूटन है, क्योंकि ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है। तो लिहाजा इसके ऊपर जो लेफ्ट साइड से फोर्स लग रही है इस बी ब्लॉक के ऊपर, तो ये लग रही है कितनी, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन फोर्स इस साइड से इस पे लग रही है, राइट। तो अगर आप देखिए तो नेट फोर्स जो ये फील कर रहा है ये 4 न्यूटन के कर रहा है। ठीक है, तो 10 न्यूटन में से अगर आप 4 न्यूटन की फोर्स यहां से यानी माइनस कर दें, सॉरी 10 न्यूटन में से कितनी फोर्स माइनस करें कि 4 न्यूटन आ जाए। ठीक है, तो वो 6 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के ऊपर जो सी फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, 6 न्यूटन। ठीक है, और यही फोर्स वो है जो सी के ऊपर बी लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर कि उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगा रही है। तो शुरू से मैं आपको बता रहा हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से आप इन प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। तो सिंपल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके न्यूटन्स के थर्ड लॉ के। अ प्लेयर कैचेस ए बॉल, कंसीडर द एक्शन फोर्स टू बी द इम्पैक्ट ऑफ द बॉल अगेंस्ट द प्लेयर्स ग्लव। एक प्लेयर है जो कि बॉल को कैच कर रहा है, उसने ग्लव्स पहने हुए। तो व्हाट इज द रिएक्शन, तो वो इम्पैक्ट जो बॉल का उसके ग्लव्स पर पड़ता है उसको हम अगर एक्शन फोर्स कहें तो रिएक्शन फोर्स फिर क्या होगी। वेरी सिंपल, रिएक्शन फोर्स जो होगी वो ग्लव्स की होगी जो बॉल के ऊपर लगेगी। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये लास्ट एमसीक्यू है, 2 कार्स ए एंड बी कोलाइड हेड ऑन विद ईच अदर। 2 कारें हैं जो बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे से टकरा गई हैं। कार ए एक्सर्ट से फोर्स ऑन कार बी, ए जो है वो बी पर फोर्स लगाता है, और तो रिएक्शन फिर क्या होगा, ऑब्वियसली रिएक्शन होगा जो बी कार ए पर लगाएगा। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ में इतना ही। तो अब तीनों लॉज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो न्यूटन्स के लॉज के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, कंबाइंड यानी एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।